तांत्रिक का अभिशाप। गांव वाले जब आकाश के साथ उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा राज की लाश वहां है ही नहीं। ये देखकर ऋतिक और बाकी लोग हैरान थे, पर उनमें से भी ज़्यादा हैरान था आकाश। आकाश ने जमीन की तरफ देखकर गांव वालों से कहा, ये कैसे हो सकता है? कल रात को हमने यहीं इसी जगह पर राज की लाश को देखा था। देखिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारा यकीन कीजिए। आकाश की बात सुन सारे गांव वालों उसे घूर घूर कर देखने लगे। तभी गांव का एक आदमी आगे आकर बोला, ये लड़का पागल हो गया है। इसने जो सपना देखा उसे ही सच मान बैठा। चलो सब यहाँ से। अरे आप लोग ये क्या कह रहे हैं? एक शब्द भी आगे कहता, इतने में सारे लोग वहाँ से जाने लगे थे। वो सारे लोग जा ही रहे थे। इसी बीच गांव वालों को किसी के हंसने की आवाज़ आई। ये आवाज़ किसी मर्द की थी। उन लोगों ने जब पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गए किया कि सामने एक अघोरी खड़ा था। उसकी वेशभूषा एकदम अलग थी। शरीर पर भस्म लगा हुआ था, बड़ी बड़ी जटाएं थी, साथ ही गले में कई तरह की मालाएं। ये कौन है? ऋतिक ने चौंकते हुए सवाल किया। इसी बीच गांव का एक आदमी ऋतिक के पास आया और बोला, साहब जी, ये तो वो तांत्रिक है जो हमारे गांव के मंदिर में पहले रहता था, पर फिर अचानक से कहीं गायब हो गया था। आज इतने सालों बाद दिखाई दे रहा है। उस आदमी की बात सुनते ही सारे गांव वाले उस तांत्रिक को देखने लगे और पहचानने की कोशिश करने लगे। तभी उस तांत्रिक ने कहा, हाँ, मैं वही हूँ और लौट कर आया हूँ तुम्हारी तकलीफ दूर करने के लिए। तांत्रिक की बात सुन सारे लोग चौंक गए। इसी बीच ऋतिक आगे आकर बोले, कैसी तकलीफ? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वही जिसने इस लड़के को दोस्त को मारा, जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। वो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ती है। कहते हुए वो तांत्रिक अजीब तरीके से हंसने लगा। उसके मुंह से ये सारी बातें सुन आकाश जो पीछे खड़ा था वो भागकर तांत्रिक के पास आया और हाथ जोड़ते हुए बोला, आप अब सब जानते हैं ना? बताइए इन गांव वालों को कि हम झूठ नहीं बोल रहे थे। हमारे दोस्त राज को उसी पिचासनी ने मारा है। बताइए ना। राज की बात सुन तांत्रिक ने कहा, हाँ मुखिया जी, ये लड़का सही कह रहा है। उसकी बात सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। ऋतिक ने भी अचंभे से पूछा, वो कौन है? पिचासनी, जो अब हटवा की लाशों को ढेर लगा देगी। तांत्रिक ने इतना कहा और उसकी बात सुन सारे गांव वालों को डर थर थर से कांपने लगे। तभी तांत्रिक ने आगे आके कहा, हटवा में वो लौट आई है, ये तो बस शुरुआत है। अभी तो आप लोगों को इस गांव में उसका कहर देखना बाकी है। पिचासिनी, लेकिन वो हमारे गांव में क्यों आई है? पूरी बात सुनकर राखी हंसने लगी। वो बोली, आप भी किसकी बातों में आ गए? पिचासनी सिर्फ किस्से कहानियों में होती है। कोई पैसे के लिए आपसे ठगी करने की कोशिश कर रहा होगा। इस पर ऋतिक ने सोचते हुए कहा, तो फिर वो लड़का कहाँ गया? उसकी लाश कहाँ चली गई? हो सकता है कि ये उस तांत्रिक की कोई चाल हो। राखी ने कहा, हो सकता है, लेकिन मैं ऐसे ही कोई फैसला नहीं ले सकता हूँ। सभी गांव वालों को मुझ पर भरोसा है और अगर वो तांत्रिक धोखेबाज होगा तो उसे पकड़ ही लेंगे। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है, अगर ये सब बातें सच हुई तो क्या होगा? ऋतिक ने सिर पकड़ते हुए कहा। इसके बाद राखी भी कुछ नहीं बोल पाई। शाम को ऋतिक अपने गार्डन में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी गांव का एक आदमी उनके पास आया और बोला, हुकुम, गांव में तांत्रिक आया है और सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा हो गए हैं, इसलिए
मैं आपको लेने आया हूँ। ये सुनते ही ऋतिक ने तुरंत की चाय के कप नीचे रख दिया और उस आदमी के साथ चौपाल पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही ऋतिक ने तांत्रिक से पूछा, तो फिर क्या सोचे आपने? इस पर तांत्रिक ने कहा, मैं आप लोगों की मदद करूंगा। तांत्रिक की बात सुनकर सभी लोग खुश हो गए। उन लोगों ने लगा कि आखिर कोई तो सहारा मिला। तांत्रिक थोड़ा गंभीर होकर बोला, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमें आज रात ही एक क्रिया करना होगा, क्योंकि अगर एक बार उसने इस गांव में अपने कदम जमा लिए तो फिर उसे यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं सामान की एक लिस्ट दे रहा हूँ। 2 घंटे में सामान लेकर आप लोग तैयार रहिएगा। ये सुन ऋतिक ने कहा, आप उसकी चिंता मत करिए, मैं अभी सारा सामान मंगवा देता हूँ। बस आप समय से क्रिया शुरू कर दीजिएगा। क्रिया का सही समय ठीक रात 12 बजे है और ध्यान रहे, जब मैं क्रिया करूँगा उस वक्त गांव का हर शख्स मेरे आसपास ही रहेगा। कोई भी इस गांव की सीमा से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है? ये कहते हुए तांत्रिक ने सामान की लिस्ट ऋतिक को दे दी और फिर कहा, एक क्रिया गांव के बीचों बीच ही करनी पड़ेगी। आप लोग वहीं इकट्ठा हो जाइएगा। इतना बोलकर तांत्रिक वहां से चला गया। धीरे धीरे रात हो गई। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो गांव में मातम छाया हुआ हो। सभी लोग गांव के बीचों बीच इकट्ठा हो चुके थे। ऋतिक भी राखी और अपने दोनों बेटों के साथ वहां मौजूद थे। तांत्रिक क्रिया की तैयारी में लगा हुआ था और बाकी लोग उसे देख रहे थे। राज अपने कुछ और दोस्तों के साथ उसका हाथ बटा रहा था। पर इसी के साथ ही गांव का एक लड़का माधव, जो बाजार गया था, वो अभी तक नहीं आया था। उसे कुछ सामान लाने को कहा गया था। तांत्रिक ने गांव के बीच में बहुत बड़ा हवन कुंड तैयार किया। वो उसके अंदर लकड़ियां डालते हुए बोला, सारे गांव वाले यहीं हैं ना? कोई गांव से बाहर तो नहीं है ना? जी, सारे लोग यहीं हैं। आप क्रिया शुरू कीजिए, ऋतिक के चारों तरफ देखते हुए कहा। इसके बाद तांत्रिक ने क्रिया शुरू कर दी। वो लगातार मन ही मन कुछ पढ़े जा रहा था और इसके कारण वहाँ का वातावरण बदलने लगा था। सारे लोग खौफ से कांप रहे थे। इसी से साथ हवाएं भी बड़ी तेज हो गई थी। एक तरफ तांत्रिक ने क्रिया शुरू कर दिया था तो वहीं दूसरी तरफ माधव, जो भागते हुए हटवा गांव जा रहा था, वो दौड़ते दौड़ते थक गया था। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, इतनी देर कैसे हो गई, कहते हुए माधव पक्की सड़क को छोड़कर तालाब के किनारे वाले रास्ते से जाना ठीक समझा, क्योंकि ये गांव जाने का शॉर्टकट था। माधव तालाब के किनारे से जा ही रहा था। इसी बीच अचानक से उसकी नज़र तालाब के किनारे पड़ी। अरे, इतनी रात गए कौन तालाब में नहा रहा है, कहते हुए माधव तालाब के पानी में ध्यान से देखने लगा। तभी उसने पाया कि कोई लड़की पानी में डुबकी लगा रही है। अरे, कौन है आप और इतनी रात गए आप तालाब में क्यों? माधव आगे कुछ कहता, इतने में उस लड़की ने कहा, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए अपने जिस्म की गर्मी को मिटाने के लिए यहाँ आई हूँ। लड़की ने बेहद ही आकर्षक तरीके से ये कहा था, जिससे माधव थोड़ा बहक गया। कौन है यार ये लड़की, जरा चलकर देखूं तो, कहते हुए माधव वही सीढ़ियों पर उतरने लगा और जैसे ही उस लड़की के पास पहुंचा तो चौंक गया। चांद की रोशनी में उस लड़की की खूबसूरती कहर ढा रही थी। उसके जिस्म से भीगी साड़ी इस तरह से लिपटी हुई थी कि उसका आकर्षक शरीर और भी आकर्षक लग रहा था। माधव उस लड़की की खूबसूरती में खो सा गया था। तभी उस लड़की ने माधव के कंधे पर हाथ रखा और उस लड़की की आंखें बल्ब की तरह चमकने लगी। तभी उस साये से आवाज़ आई, ऋतिक, इस क्रिया को वहीं रुकवा दे,
वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर अपने परिवार का भला चाहता है तो मेरा कहना मान ले। उसकी बात सुन राखी भी डर गई, लेकिन ऋतिक उसका आकर्षक शरीर और भी आकर्षक लग रहा था। माधव उस लड़की की खूबसूरती में खो सा गया था। तभी उस लड़की ने माधव के कंधे पर हाथ रखा और उस लड़की की आंखें बल्ब की तरह चमकने लगी। एक तरफ लड़की की आंखें चमकने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ गांव के बीचों बीच तांत्रिक जो क्रिया कर रहा था, अचानक से उसकी आंखें खुल गई और हवन कुंड की आगे जोरों से फिर उसने अग्नि प्रज्वलित करके मन ही मन कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर तक क्रिया आराम से चली, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सभी को वहां एक साया दिखाई दिया। साये को देखकर सभी लोग डर गए। इसी के साथ हवाएं तेज हो गई, आसमान काला हो गया। इसी बीच वहां औरत के जोर से हंसने की आवाज आने लगी। उसके बाद तो लोग कांपने लगे, लेकिन वो तांत्रिक क्रिया को रोकने के लिए तैयार नहीं था। तभी उस साये से आवाज आई, ऋतिक, इस क्रिया को यहीं रुकवा दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आपने परिवार का भला चाहता है तो मेरा कहना मान ले। उसकी बात सुन राखी भी डर गई, लेकिन ऋतिक बिल्कुल भी नहीं डरा। वो बोला, एक क्रिया तो नहीं रुकेगी, अब तेरा अंत निश्चित है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। इतना कहकर वो साया हंसने लगी। तभी ऋतिक का छोटा बेटा बेहोश हो गया। ये देखकर सारे लोग डर गए। राखी नीचे बैठकर अपने बेटे को उठाने लगी। राहुल बेटा, आंखें खोल, क्या हुआ तुझे? उस साये को जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। ये सब देखकर तो अब ऋतिक की हिम्मत भी जवाब दे गई। तभी तांत्रिक ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये तुम लोगों को डरा रही है। तुम लोग मुझ पर भरोसा रखो, ये तुम लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ऋतिक ने कहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है मेरे बेटे की क्या हालत हो गई है? अगर हमने ये विधि यहाँ नहीं रोकी तो पता नहीं क्या करेगी। प्लीज आप रुक जाइए।